हेलो एवरीवन, आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट तो नहीं करेंगे, हमारी जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है उसमें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बार रिकैप दे देता हूँ कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट किए थे कि सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है वो सॉल्ट कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हमने 3 तरह के सॉल्ट पढ़े थे। कौन कौन सा? तो डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और हमने बताया भी था कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सॉल्ट हमारा डबल सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट मिक्स सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो उसके लिए हमने सिंपल सा एक ट्रिक वहाँ पे देखी थी कि डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होगा जिसमें एनायन जो है वो कॉमन होगा, केटायन डिफरेंट होंगे बट कॉमन एनायन होंगे। मिक्स सॉल्ट में सेम चीज, केटायन सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट एनायन डिफरेंट होंगे ही होंगे। ठीक है। और तीसरी चीज, अब सबसे मुश्किल होती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानना। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो बनता है वो अपने आयंस, कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट नहीं दे पाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें कौन कौन से सॉल्ट है। तो देखो, वैसे लेबोरेटरी में चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमें क्या करना है लेबोरेटरी से, हमें तो एग्जाम देने हैं। तो एग्जाम में जहां कहीं भी ऐसी ब्रैकेट लगी हुई कोई कंपाउंड दिख जाए, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टिक करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ब्रैकेट दिखे, इसके ऊपर चार्ज हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये ब्रैकेट दिख जाए वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सिंपल सी चीज थी। इसके बाद हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स ही कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स किया थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स भी डिफरेंट चीजों के बेसिस पे हमने किया था। सबसे पहला क्या था कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हमारे 3 लिगेंड्स थे। कौन कौन से? पॉजिटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, उसके बाद डेंटिसिटी के बेसिस पे भी हमने मतलब 6 तरह के लिगेंड्स पढ़े थे। ठीक है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड। ठीक है, तो ये डेंटिसिटी के बेसिस पे था। डेंटिसिटी क्या होता है? सिंपल सा वर्ड में तुम ऐसे समझ लो कि डेंटिसिटी वो होते हैं जो नंबर ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो। जो एटम डोनेट करता है उसको लिगेंड्स बोलते हैं, जितना डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन था हमारा। तीसरा क्लासिफिकेशन ये था कि 2 स्पेशल काइंड्स ऑफ हम लिगेंड्स पढ़े थे। कौन कौन से? तो एक एम्बीडेंटेड लिगेंड्स और दूसरा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास 2 डोनर साइट्स होते हैं, बट एट ए टाइम वो एक बार में एक ही से देते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स किसको बोलते हैं? तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास डोनर साइट्स तो एक से ज्यादा होता है, लेकिन वो एक से डोनेट करते हैं। अगर मान लो कि उसके पास 2 डोनर साइट है, वो एक से ही डोनेट कर रहा है, एक से डोनेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलेंगे? फ्लेक्सीडेंटेड। अगर मान लो उसके पास 3 डोनर साइट्स है, 2 से डोनेट कर रहा है, एक से नहीं कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलेंगे? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है कि वो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम, और लिगेंड्स, उसमें क्या होता है कि रेजोनेंस का एक प्रोसेस होता है कि अगर सेंट्रल एटम का इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होता है जनरली, और सेंट्रल एटम का इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होने के वजह से वो जो साइड में लिगेंड्स होते हैं उनके जो लोन पेयर्स या फिर उनके पास जो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपने तरफ खींचते हैं। तो जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में ये सिंगल बॉन्ड्स होता है। ठीक है, और लिगेंड के पास और अभी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसको इस तरफ खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसके वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ऐसे मतलब ये कुछ फिनोमेना जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह। वहां पर भी क्या होता था कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता था और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। वो क्या करता था कि उसके तरफ से थोड़ा थोड़ा खींचना शुरू कर देता था इलेक्ट्रॉन, तो वो उस तरह का ही कुछ फिनोमेना है। तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये होता है हमारा सिनर्जी बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो वीवीटी से पहले एक छोटा सा चीज और डिस्कस करना चाहेंगे, वो हमारा है
है, सिडविक रूल, सिडविक रूल या फिर EAN रूल, ठीक है। EAN का जनरली फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बेसिकली देखो ये जो कंसेप्ट है ना EAN का या फिर सिडविक रूल का, ये आया कहां से था? तो ये आया था हमारा जो हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हम लुईस क्या बोलता था? लुईस का कहना ये था कि कोई भी कंपाउंड इसलिए या कोई भी एटम इसलिए बॉन्डिंग करता है ताकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर सके। बस सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी। बस यहां पर भी सिडविक यही चीज बोल रहे थे कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा वो आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा? ताकि वो अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सके, ठीक है। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो सबसे प्यारा सा एग्जांपल है K4 FeCN का होल 6, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये पहला एग्जांपल होगा। दूसरा एग्जांपल FeCO होल 6, ठीक है। Cl2 माइनस Cl2 माइनस वो हटा दो, वो ऑलरेडी कंसीडर्ड है, इसके ऊपर माइनस है। तो सबसे पहले हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं कि इसमें EAN रूल कैसे पता करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है माइनस चार्ज क्लोरीन के ऊपर, माइनस चार्ज क्लोरीन के ऊपर, एक क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज और दो क्लोरीन के ऊपर कितने माइनस चार्ज? दो माइनस चार्ज। तो जब इसके ऊपर दो माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर भी दो प्लस चार्ज होगा, ठीक। अब देखो जब इसके ऊपर दो प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना आएगा? +2 चार्ज, ठीक है। अब +2 Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26 माइनस +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, प्लस एक CO कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2। तो ऐसे कितने CO हैं? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एडिशन करो, ठीक है। 26 माइनस 2 24, और 24 प्लस 12 36, ठीक है। और 36 ध्यान से देखो किसका एटॉमिक नंबर होता है? क्रोमियम, ठीक है। और क्रोमियम नोबल गैस वाले पीरियड में आता है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड इसका चेक करते हैं, तो +4 इस पे क्या होगा? -4 तो ये +2 में है, ठीक है। +2 में है तो इसका रिकैलकुलेशन क्या हो जाएगा कि 26 माइनस 2 प्लस 6 है, तो 6 कितने डोनेट करेंगे? 2 × 6 विच इज इक्वल टू 36। ये भी किसका कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड कर रहा है? इसके जो बगल वाले क्रोमियम है उसके कॉन्फ़िगरेशन तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो भी ऐसे मतलब कंपाउंड्स बन रहे हैं वो सारे के सारे अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात, ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब जरा इसका बताना, CO NH3, ठीक है। यहाँ निकल कर, ठीक है। अब इसका बताना ये है, ठीक है। तो इसका ये कैसे हो जाएगा? तो 4 ये हैं तो 8 तो यहाँ से आ जाएंगे, प्लस कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा? निकल का होता है 28, ठीक है। कितना आ गया? 36। अब किसी को कोई दिक्कत इसमें? आई थिंक दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं इस साइड वाला रफ कर देता हूँ। अब देखो हम जो जा रहे हैं पढ़ने ना, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है, कि हम क्या करेंगे
कोई भी एटम के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज या फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख करके हम ये पता लगाएंगे कि ये कैसा, कितने लिगेंड के साथ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे नोट कर लो, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा इस चीज में। अगर +3 आयंस है, ठीक है, +3 आयंस किसका है, ऑफ 3D सीरीज, ठीक है, या फिर इसके साथ क्या है, Pt +4 में है, या फिर Pd +4 में है, ठीक है, या फिर Cr +6 में है। ये सारे इसके सारे का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इधर स्पेसिमेन और इधर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, अगर Pt +2 में है, ठीक है, या फिर Pd +2 में है, या फिर Au +3 में है, ठीक है, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, तीसरी बात, अगर +2 में 3D सीरीज, +2 का आयंस है, किसमें, +2 चार्ज आयंस ऑफ 3D सीरीज, या फिर, ठीक है, ये +2 में है तो इसका 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, वो हम आगे देखेंगे, मतलब वीवीडी के अंदर में, तो वो किस किस चीज के ऊपर WFL SFL होता है, उसके अकॉर्डिंग ये +6 कोऑर्डिनेशन का बनाएगा या 4 का बनाएगा, ये हम डिसाइड करते हैं। चौथी बात, Zn +2 में है, या फिर Cd +2 में है, या फिर Hg +2 में है, ये सारे के सारे कितने कोऑर्डिनेशन का बनाएंगे, 4 का। पांचवी बात और लास्ट बात, ये ध्यान रखना कि अगर Ag +1 है, Au +1 है और Hg +1 है, ठीक है, ये सारे के सारे 2 कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बनाएंगे। बस इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, नोट हो गया, मिटा दो, मिटा दो। ये चीज तुमको याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, और ऐसा नहीं है, मेंस में बहुत बार पूछा है इस चीज को कि कौन से कंपाउंड कितना बनाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी, जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो कंडक्टिविटी अगर उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा उसके अंदर आयंस होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। अब नेक्स्ट जो हम चीज देख रहे हैं, सिड्विक रूल का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला EAN निकालने के लिए क्या लिख दोगे, EAN के लिए, ठीक है, EAN कैसे निकालेंगे, तो Z जो हमारा एटॉमिक नंबर था वो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इससे हम EAN निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, ये काम है। चलिए, अब इसी चीज को आगे करते हुए हम अब तुमसे पूछते हैं कि मेरे भाई इसका तुम ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी EAN निकालो। इसका CAN निकाल बता सकते हो? देखो अब क्या हुआ कि सर आपने तो चालाकी कर दी, हमको अब तक कर रहे थे कि सिंगल एटम, यहाँ पे जो CNA था, सेंट्रल मैटर एटम था, वो सिंगल था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये 2 सेंट्रल एटम आ गए। तो 2 सेंट्रल एटम आ गए तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो देखो इसमें क्या होगा कि एक डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो आयरन के बीच में एक बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो डेल्टा बॉन्ड होगा। तो इसका EAN निकालने के लिए कुछ नहीं, 26 होता है। ठीक है, 2 × 26, 26 गुना 52, यहाँ कोई चार नहीं है, प्लस 2 × 9, ये टोटल कितना हो गया, +2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 एटम के लिए हमने ये कैलकुलेट किया, तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
अब बोलोगे कि सर ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से ला दिए, ये जो 2 लिखे हैं आप एक्स्ट्रा कहाँ से लिखे, तो ये आया है डेल्टा बॉन्ड की वजह से, जो आयरन आयरन के बीच में डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके वजह से ये 2 एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, तो ये टोटल करोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी सी बात नहीं बनी, सर कोई और तरीका बताओ। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कहाँ ऐड करना है, कहाँ से करना है? तो एक काम करना, 2 से 3 स्ट्रक्चर है, तुम इसको याद भी कर सकते हो। याद कैसे करना है कि आयरन जो है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 9 है ना, एक आयरन यहाँ लिखना, एक आयरन यहाँ लिखना। ठीक है, 2 आयरन हो गया, इन दोनों के बीच में 3 CO ऐड कर देना। ठीक है, ठीक है, ये 3 CO ऐड हो गया। अब इसके बाद बचे कितने, 3 CO, तीनों CO को एक दोनों साइड, सॉरी 6 CO बचे, 6 में से तीनों को, दोनों को दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट, दोनों को 3 CO दे देना, 6 CO। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड इनके बीच में बना देना। ठीक है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये बेसिकली डेल्टा बॉन्ड है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो, अब हमें किसी एक एटम का क्या निकालना है, EA। ठीक है, तब लेट अस सपोज मैंने ये एटम सेलेक्ट किया, ठीक, तो यहां से CO कितना दे रहा है 2, ये CO कितना दे रहा है 2, ये CO कितना दे रहा है 2। अब देखो बीच वाले CO की बात करते हैं, तो ये CO कितना देगा, इसके पास था 2, एक देगा इस आयरन को, एक दे रहा है इस आयरन को। ठीक है, कोई दिक्कत, एक दे रहा है इस आयरन को, एक दे रहा है इस आयरन को। ठीक है, वैसे ही ये एक दे रहा है इसको, एक दे रहा है इसको, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ये एक दे रहा है इसको, एक दे रहा है इसको, तो इसके अपने 2 वाले कितने हैं, 3। ठीक है, तो 2 × 3, ठीक है, प्लस ये कितने हैं, यहां से कितना मिल रहा है, 1 2 3 4, प्लस 4, प्लस कोई चार्ज नहीं था कोई चार्ज नहीं, तो कितने इसका एटॉमिक नंबर 26, 26 4 30 और 6 36, 36। ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सिग्नल। रुको अभी थोड़ी देर, ठीक, इसको रब कर देता हूं, समझ गए। अब नेक्स्ट देखेंगे, या फिर EA। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसके लिमिटेशन क्या है। ठीक है, कि अब लिमिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंस, कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो इनको फॉलो नहीं करते हैं, उन कंपाउंड का नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है वेनेडियम CO5। ठीक है, पहला, दूसरा है MnCO6। ठीक है, ये 2 कंपाउंड है हमारे सामने। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड को हमें बताना है कि इसका EN कितना होगा। तो वेनेडियम का स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, एटॉमिक नंबर 23। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो 23 + 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस एक CO कितना देगा 2, तो 5 CO मिलके कितना देंगे 10 + 10 कितना है 30। ये अब Mn की बात करते हैं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो एक CO मिल करके कितना देगा 2, तो 6 CO मिल करके 2 × 6 प्लस Mn कितना होता है 25, तो 6 × 12 12 25 37 37। सर आपने तो बोला था कि ये सिग्विक रूल आया ही इस चीज के लिए था ताकि हम वो जो हमारा CMA है वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इसका रेस्पेक्टिवली नोबल गैस क्या है KR। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, तो 36 होता है, यहाँ पे 37 आ रहा है, यहाँ पे 33 आ रहा है, ये कैसे, तो यही इसका लिमिटेशन है कि इसने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है,
लेकिन इसने एक और बात कही, जैसे हम वहां पे क्या पढ़ते थे, लुईस एसिड और लुईस बेस, वैसे ही यहाँ पे ये कैसा नेचर में है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है तो ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज करने की, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन करके खुद के पास लेके आ जाएगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और ये 37 है, तो ये कैसे नेचर का होगा, ये रिड्यूसिंग का, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सामने वाले को गेन कराएगा, तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर का। ठीक है, एजेंट पे ध्यान रखना है, एजेंट जस्ट अपोजिट होता जाता है। नेक्स्ट ये हमारे यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, सॉरी, नेचर और एजेंट, ये एजेंट होगा। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब भी एजेंट की बात करेंगे तो वो खुद के ऊपर देखते हैं, और नेचर की बात करेंगे तो वो सामने वाले पे देखते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की जब बात करेंगे तो वो सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट दे रहा है उससे बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया वो, ये तो यहां पर लिमिटेशन देखने को मिला, तो इसको फुलफिल करने के लिए अदर एडवांस थ्योरी आई। ठीक है, जैसे ही ये फेल हुआ उसके बाद कुछ थ्योरी आई जो बॉन्डिंग के कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रही थी। तो वो थ्योरीज क्या क्या थी, पहला था बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, याद है कहीं पढ़े थे, कुछ याद करो, अरे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। दूसरी, ठीक है, ये था सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीसरा एम और टी। ठीक है, और चौथा एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, सो आज हम जो इस लेक्चर में, एक तो हमने सीबीटी रूल पढ़ लिया, ये कौन फॉलो करेगा कौन नहीं करता, जनरली एक नोट करके यहाँ पे लिख लेना है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे ईएएन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक नोट करके डाल लेना है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं बीबीटी। ठीक है, अब बीबीटी में वहां केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ पोस्टुलेट देखे थे, यहाँ भी कुछ पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट बेसिकली है ताकि वो अच्छे से बीबीटी को एक्सप्लेन कर पाए, बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। 100% ये भी थ्योरी सटीक नहीं है, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सीएफटी देखेंगे, उसके भी कुछ लिमिटेशन मिलेगा, एमओटी, एलएफटी, ये सारा कुछ मिला करके ये सारे कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली मतलब कहता क्या है कि इसका पहला जो पोस्टुलेट था, ठीक है, हम जो भी डील करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के अंदर जो भी डील्स करेंगे वो उसका जो सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीएमए और सीएमआई और सीएमआई, यार सीएमए और सीएमआई। अब इसका दूसरा एजम्पशन क्या था, ठीक है, कि अब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब
n-1 d से लेकर के n d, ठीक है। ये अब दूसरा पॉसिबिलिटी से क्या था यार, मार्कर ही सही नहीं चल रहा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी था कि हमेशा जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो यूज होंगे, हमेशा जो ऑर्बिटल यूज होंगे वो n-1 का d से लेकर के n d तक, ठीक है, यही पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल n-1 से लेकर के n d तक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल participated in the n-1 hybridized orbital of CMA, ठीक है, of CMA participated in the coordinate bonding, ठीक है। अब देखो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब लास्ट, अब होता क्या है मैं इन जनरल बताता हूं, ठीक है। हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो एडवांस थ्योरी था उसमें क्या था, मतलब वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर क्या करते थे कि जो हमारा ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता था, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ करके ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर वो पेयर्ड बन जाते थे, तो उससे हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्पेशल काइंड्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें होता क्या है कि ये हमारा CMA होता है, ठीक है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये हमारा लिगेंड होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, या फिर जो भी हो चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, पाई बॉन्ड हो, ये क्या करता है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसको क्या बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे डोनर एटम एक ही है, इस वजह से इस टाइप का बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो तीसरा हमारा पोस्टुलेट यही है कि द ओवरलैप बिटवीन hybridized orbital of CMA and ligands, और hybridized orbital of CMA जो होगा उसका कैसा होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और लिगेंड्स का कैसा होगा, तो लिगेंड्स का तुम्हारा फील्ड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब एक चीज और थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि अगर मैं इधर शेप लिखूंगा, क्योंकि हम वीवीटी पढ़ते ही थे ताकि हम शेप देख सकें, तो एक तरफ शेप लिखूंगा, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, शेप और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, शेप और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। ये तीन चीज हम देख, एक बार इन जनरल आप लोग को पता होगा, मुझे पता है कि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी है, तो आप लोग को ये चीज पता होगा, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 2 तो शेप कैसा आएगा, लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, ठीक है। अगर 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। अगर 4 होगा, ठीक है, तो देखो 4 में 2 तरह के ज्योमेट्री पॉसिबल है, ठीक है। एक तो होगा तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, कि एक लिगेंड इधर से दे, एक लिगेंड इधर से दे, एक लिगेंड यहां से डोनेट कर दे और एक लिगेंड यहां से डोनेट कर दे, तो इस तरह का ज्योमेट्री जो होगा उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। या फिर एक और क्या पॉसिबल है कि ये ऐसा कुछ है, एक लिगेंड ऐसा इधर से दे, एक लिगेंड इधर से डोनेट करे, एक लिगेंड इधर से करे और एक लिगेंड इधर से करे, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, मुझे जहां तक याद है ये स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है।
तो अब देखो क्या क्या पॉसिबल है, तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, और दूसरा और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर है ना, ये नया यहाँ पे सिर्फ इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ, इससे पहले आपने सिर्फ टेट्राहेड्रल पढ़ा होगा कि जहां कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो वहां पे टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन यहाँ पे अब टेट्राहेड्रल का आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन याद है क्या होता है, sp3। टेट्राहेड्रल का थोड़ा सा सॉरी स्क्वायर प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल का sp3 और स्क्वायर प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है dsp2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का नहीं देखेंगे, उसका जनरली कोई कॉम्प्लेक्स बनता नहीं है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे 6 पे आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का तो इसका क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल में भी इसमें दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, क्या, d2 sp3 और sp3 d2, ठीक है। अब कब d2 sp3 बनेगा, कब sp3 d2 बनेगा, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो लिगेंड्स है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। नेचर कैसा है कहने का मतलब है कि वो SFL है या WFL है। अब बोलोगे सर एक नया चीज आप इंट्रोड्यूस कर दिए, SFL WFL क्या होता है, तो SFL होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, WFL होता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है कि वो कितना जल्दी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। WFL का मतलब होता है कि वो कितना देर से अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो पहली बात होगी, दूसरी बात ये है कि WFM वीक फील्ड मेटल और ये SFM स्ट्रॉन्ग फील्ड मेटल, ये दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। जो SFL होता है उसमें क्या होता है कि जनरली हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जो WFL होगा उसमें क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल यूज करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस चीज का ध्यान रखो। अब आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किसका कौन सा शेप होगा, और फिर डिस्कस करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, इसमें लोन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होंगे या नहीं होंगे, आउटर डी यूज करेगा, इनर डी यूज करेगा, और पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये सारा कुछ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।